नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और यह है आवाज अड्डा, जहां हम चर्चा कर रहे हैं अमित शाही पार्ट 2, यानी बीजेपी की कमान संभालने का अमित शाह को दूसरा मौका मिल रहा है और दूसरे मौके में उनके सामने नए मौके और नई चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं अमित शाह और मोदी शाही का पहला फेज अच्छा चला भी, लेकिन असली चुनौती अब आने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा चुनाव होगा अगला जो 2016-17 में होना है, लेकिन 2016 में उसकी तैयारियों पर ध्यान देना होगा। कुछ और विधानसभाओं के चुनाव भी हैं और वहां इस बात की परीक्षा होगी कि अमित शाह का सेकेंड राउंड किस तरह का रहता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं उपाध्यक्ष बीजेपी के विनय सहस्त्रबुद्धे, कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद, ORF के सीनियर फेलो और वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं अशोक जी आपसे। आप देश की राजनीति को बहुत नजदीकी, अभी अशोक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो रामकृपाल जी के पास चलते हैं। रामकृपाल जी, एक ओवरव्यू लेना हो अगर कि अमित शाह का कार्यकाल अभी तक कैसा रहा तो आप क्या कहेंगे? देखिए संजय जी, अभी अगर मैं ये कहूं कि अमित शाह जी ने अपना काम तो बखूबी किया है और बाद के दिनों में जो फेल्योर रहा है, जैसे चाहे आप उसको दिल्ली और बिहार की बात कर लें या फिर जो वो जिस तरह से फ्रिंज एलिमेंट हर जगह के लोग आते हैं और कुछ बातें उठती रही हैं, उससे थोड़ा माहौल खराब हुआ है। वो सारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि अमित शाह के कंधों पर डालना ठीक नहीं होगा। देखिए, बिहार में कभी भी बीजेपी नहीं रही थी, अगर आ जाती तो ये अमित जी उनके मतलब एक तरह से प्लस पॉइंट होता, लेकिन ना आना कोई इतना बड़ा फेल्योर नहीं है कि उसको लेकर के कोई सी दूसरे चॉइस की बात उठती या ऐसा होता। तो मुझे लगता है कि सफलता 70% रही है, विफलता 30% रही है। अगर मुझे उस तरह से अध्यक्ष के रूप में उनका मूल्यांकन करना हो तो मैं यही कहूंगा जी कि वो डिस्टिंक्शन से थोड़ा नीचे हैं, मेरा इतना कहना पड़ेगा। लेकिन तभी 70% मार्क्स अच्छे हैं क्योंकि आप एक बात कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल बात यह है कि उन राज्यों में जहां ट्रेडिशनली जनाधार नहीं रहा वहां उस संदर्भ में उसको देखा जाना चाहिए। आइए हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष। आपका वक्त निकालने के लिए विनय जी बहुत शुक्रिया और आपके जरिए अध्यक्ष जी को यानी अमित शाह जी को हमारी बधाई कि उनको दूसरा कार्यकाल मिल रहा है बीजेपी को आगे ले जाने के लिए। तो आपसे अगर मैं समझना चाहूं कि एक सबसे बड़ा पॉइंट, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, वो तो ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट उनके अभी तक के कार्यकाल का जो करीबन 1.5 साल का था, आप क्या हाईलाइट करेंगे? क्या पूरा सक्सेशन जो हो गया एक तरीके से पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी के हाथ में कमान आ जाना, सबसे बड़ी सफलता ये होगी? ये तो निश्चित रूप में है ही सफलता। और उन्होंने जब अध्यक्ष पद की बागडोर संभाली थी तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में ये कार्यकर्ता नाम की जो संस्था है उसका एक सम्मान है कि वो अध्यक्ष बन गए। और संजोग की बात है कि कल 24 तारीख है और 24 जनवरी 1967 को यानी आज से 50 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ पहली बार ली थी। एक दृष्टि से एक राजनीति शास्त्र के छात्र के रूप में मैं अगर देखूं तो वो इस देश में जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स शुरू हुआ उसका प्रारंभ बिंदु था और लगभग उसी दिन 50 साल बाद कार्यकर्ता नाम की संस्था का, जिसके कारण एक परिचय होता है, ऐसा एक व्यक्ति पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। और जहां तक अमित भाई के योगदान की बात है, मैं मानता हूं कि संगठनात्मक विस्तार, राजनीतिक विस्तार और सामाजिक विस्तार, इन तीनों मुद्दों को उन्होंने बहुत आग्रह से रखा और उस पर अमल भी किया। और हम देख रहे हैं कि देश में आज जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का अकेले अपने कद पर या अन्य किसी के साथ राज आएगा ऐसा लगता भी नहीं था। ऐसे जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में अच्छे तरीके से, झारखंड में हमने अपने राज्य स्थापित किए हैं। अब सत्ता की बागडोर आज हमारे हाथ में है। हमारी सदस्यता बहुत अच्छी पद्धति से हुई है, पार्टी के संगठन के दायरे भी बढ़े हैं
और सामाजिक संवेदना के भी 2-3 अच्छे प्रकल्प अभी पार्टी हाथ में लेकर काम कर रही है, जिसमें गंगा का विषय है, स्वच्छ भारत का भी विषय है और बेटी बचाओ का भी विषय है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपने जिस विस्तार की बात कही, राजनीतिक सामाजिक विस्तार की बात, वही वाला मुद्दा लेकर के अशोक मलिक जी की राय लेना चाहूंगा। अशोक जी, बिल्कुल सही है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐतिहासिक काम किया गया कि बीजेपी ने तय किया कि हम तो मुफ्ती साहब के साथ काम करेंगे, और इसी प्रकार दूसरी सफलताएं भी मिली। लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि मोदी जी पर ओवरलोड है? लोकसभा के चुनावों के बाद सभी जगह बीजेपी का वोट शेयर दरअसल गिरा है। विनय जी प्रस्ताव जो विस्तार की बात कर रहे हैं एक मायने में सही है, लेकिन बीजेपी अपने बूते पर संगठन के रूप में जिस प्रकार से प्रकट और प्रस्तुत होनी चाहिए थी, उसमें कुछ कमी आप देखते हैं क्या? और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी पर ओवरलोड है और संगठन का फैलाव जिस तरीके से होना चाहिए वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अशोक जी, देखिए, आपने 2-3 बातें कही हैं। एक बड़ी लोकसभा चुनाव की जीत के बाद किसी भी पार्टी का वोट तो घटता है। अगर 1984 में देखें, राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, उसके कुछ महीने बाद जो प्रदेशों में चुनाव हुए, काफी चुनाव कांग्रेस ने जीते, मगर उनका वोट शेयर घटा। 1980 में भी यही हुआ था इंदिरा गांधी के साथ। तो ये स्वाभाविक है कि कुछ वोट शेयर तो घटेगा, क्योंकि जब आप प्रदेश के चुनाव में जाते हैं, लोकल इश्यूज, लोकल फैक्टर आ जाते हैं। तब भी मैं कहूंगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने शुरू के 6-7 महीनों में काफी चुनाव जीते, जैसे कि महाराष्ट्र लगभग जीता, अपने बल पे जीता, झारखंड वहां भी बीजेपी की चुनाव की सरकार बनी है, हरियाणा जहां बीजेपी नंबर 3 या 4 पे थी, अब नंबर 1 पे आ गई है। बिहार और दिल्ली में तो एक सफलता नहीं, मैं कहूंगा बहुत बुरी हार हुई है, ये भी मानना पड़ेगा। मगर अब अमित शाह के सामने 2 या 3 चैलेंज है। एक तो ये कि मोदी जी के ऊपर जो बर्डन था बिहार चुनाव तक कि आप कमान संभालें, आप प्रदेश के चुनाव में भी लड़े, वो अब धीरे धीरे थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के पास देश की एक सरकार चलाने का एक काम है, उनको बहुत कुछ देखना है। तो प्रदेशों के चुनाव में, और मुझे लगता है ये आने वाले चुनावों में भी स्पष्ट हो जाएगा, प्रदेशों के चुनाव में संगठन और लोकल नेतृत्व ज्यादा रोल प्ले करेगा। दूसरा यह है कि जो भाजपा एनडीए सरकार की का नेतृत्व है, चाहे हम नरेंद्र मोदी जी को देखें, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, ये 2019 के चुनाव में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। मगर 2024 में एक दूसरी पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा चुनाव संभालने के लिए, देश को संभालने के लिए, पार्टी को संभालने के लिए। उस पीढ़ी को तैयार करने में अमित शाह का बहुत बड़ा रोल है, और इनका जो अगले 2-3 साल का कार्यकाल होगा, वो इसमें उनको काफी काम करना पड़ेगा। काफी काम करना पड़ेगा। पार्टी में जो नया टैलेंट है उसको ढूंढना, उसको फॉस्टर करना, उसको आगे लाना, प्रदेशों से दिल्ली में लाना, ये उनका चैलेंज है। बिल्कुल। आइए शकील अहमद साहब को शामिल करते हैं। आप अपना एक ओवरव्यू जरूर दें बीजेपी संगठन पर और अमित शाह के नेतृत्व पर, लेकिन एक प्रश्न के साथ। देखिए, पूरी की पूरी पीढ़ी बदलना, कायाकल्प कर देना, पुरानी पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी को लेकर के आगे बढ़ाना, कितना स्मूथली ये सक्सेशन हुआ है इस पार्टी में। यही सक्सेशन का संघर्ष आपकी पार्टी में लगातार चलता है। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये वास्तव में तारीफ की बात है, बहुत स्मूथली इन्होंने पुरानी पीढ़ी से पावर लेकर के, या कहिए कि नई पीढ़ी को इंपावर करने का काम बहुत बढ़िया से किया इन्होंने। पता नहीं संजय जी, आप किस दुनिया में रहते हैं और किस दुनिया की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी हमारे विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं। किसको अध्यक्ष बनाया जाता है उस दल के द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये उनका अब आउटलुक है, हम लोगों को उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अमित शाह जी का एक निष्पक्ष बाहरी व्यक्ति की तरह आकलन की बात जब कहेंगे, निष्पक्ष तो कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं हो सकती है, कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं हो सकती है। इसलिए कि जो नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा चुनाव के कारण जीत हुई, लोकसभा चुनाव में जीत हुई, उनके कारण उसका जो हैंगओवर था वो 2-1 स्टेट में रहा,
लेकिन अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने और उनका प्रभाव बढ़ा तो उसके बाद से लगातार पार्टी गलत तरीके से मतलब पीछे हट रही है। चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे वो बिहार का मामला हो, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, वहां वो हार गए हैं। अभी असेंबली का चुनाव हुआ है झारखंड में, वहां वो हार गए हैं। गुजरात में हम लोग सिविक बॉडी का इलेक्शन जीत गए हैं। महाराष्ट्र में जीत गए हैं, कांग्रेस वाले जीते हैं, एनसीपी जीती है। कर्नाटक में सारे एमएलसी का चुनाव हम लोग जीत गए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो सिविक बॉडीज के चुनाव हुए वो सब कांग्रेस जीत गई है। तो एक परफॉर्मेंस उनका मेरे ख्याल में अध्यक्ष के हैसियत से नहीं हुए, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। एक बात कहना चाहेंगे, हमारी पार्टी में अध्यक्ष भी और प्रधानमंत्री ये दोनों एक हुआ करते थे। इंदिरा जी हुए, राजीव जी हुए, नरसिम्हा राव जी हुए, उसके बाद भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी जी हुए। सोनिया गांधी जी ने अपने कारणों से प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। अध्यक्ष थी, हम लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन भाजपा में ये परंपरा नहीं थी। लेकिन ये परंपरा आज बदली है। कहने के लिए अमित शाह जी अलग हैं और नरेंद्र मोदी जी अलग है। अमित शाह जी का एक क्वालिफिकेशन है कि वो नरेंद्र मोदी जी के राजदार हैं। बहुत सी बातें नरेंद्र मोदी जी की अमित शाह जानते हैं, अमित शाह जी की बातें नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। एक और केवल एक क्वालिफिकेशन है अमित शाह जी का मेरे हिसाब से, और वो है कि वो राजदार हैं नरेंद्र मोदी जी के, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। शकील भाई, ये कहने के लिए है कि दो व्यक्ति दो पद बैठे हैं। असल में नरेंद्र मोदी जी ही वास्तविकता में प्रधानमंत्री भी देश के हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। जी, आप भाषा संभाल के बोल रहे हैं, लेकिन आप इंसिनुएट कर रहे हैं शकील साहब। एनीवे, यहां पर मुझे लगता है विनय जी को इस बात का जवाब देना चाहिए, लेकिन एक सवाल के साथ। और मेरा सवाल यह है कि क्या कहीं बीजेपी में, देखिए अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष बनने के मौके पर बात तो हम बीजेपी पार्टी की ही करना चाहते हैं, व्यक्ति पर भी फोकस है, पार्टी पर भी फोकस है। और सवाल यह है विनय जी कि बिहार के चुनाव के बाद और दिल्ली के चुनाव नतीजों की एनालिसिस के बाद कहीं बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत महसूस होती है कि नहीं, कि वो पब्लिक को जाकर के क्या बोलते हैं। आपका जवाब होगा विकास। मेरा कहना है कि आपका उपदेश तो विकास का है, लेकिन उपयोग हिंदुत्व का है, ये बात भी बहुत लोग कहते हैं। और क्या इसी विश्वास से आप अभी असम और बंगाल और केरल, जहां आप लोगों की एक रणनीति है, उतरेंगे या अपना नैरेटिव बदलेंगे? देखिए, इस देश के नैरेटिव को 2014 के चुनाव में जब हमने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर लोगों का विश्वास संपादन किया, तब से ही हमने बदला है। शकील भाई ने अभी कहा कि नरेंद्र भाई और अमित भाई कहने के लिए दो है, मगर कम से कम ये तो वो माने कि दो अलग अलग परिवार है। यहाँ एक ही घराने का राज नहीं चलता। ये वंश परंपरा से राजा, राजपुत्र, उसके बाद उसका पोता, ऐसा तो यहाँ नहीं है ना। अब तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो प्रियंका के बेटे वगैरह आने वाले 20 साल में अध्यक्ष बनेंगे। ये तो बिल्कुल छोटा बच्चा भी बता सकता है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक दल है। और रही बात डिस्कोर्स की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जैसे शीर्षक में भी कहा है हिंदुत्व और विकास, मैं मानता हूं कि विकास हिंदुत्व में अंतर्निहित है, क्योंकि हिंदुत्व की भाषा ही सबका साथ सबका विकास है। तो विकास तो है ही है, विकास के बिना हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ सकता। और हिंदुत्व उस ऊर्जा का नाम है जो इस देश को प्रगति के राह पर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ने के लिए एक दृष्टि से लोगों को एक चेतना निर्माण करता है, लोगों के अंदर एक प्रेरणा देता है। अशोक जी, आप यहां पर कमेंट करें कि जैसा विनय जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व में विकास समाहित है, तो ये डिस्कोर्स पार्टी जब राष्ट्रीय स्तर पर बोलती है और ग्राउंड पर जब चुनाव होता है और उस भाषा का ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद का ट्रांसलेशन जो होता है, बहुत लोग कहते हैं कि ये डिविजिव पॉलिटिक्स है और इसके नुकसान होंगे। और आजकल डिविजिव पॉलिटिक्स का सवाल उठाओ तो कुछ लोग जो उठाते हैं उनको बड़ी डांट भी पड़ती है कि साहब पता नहीं आप तो राष्ट्र विरोधी हैं, सेक्युलर हैं, लिबरल हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो विश्वास बना हुआ है इस स्ट्रेटजी पे, वो बिल्कुल पक्का है, सही रास्ते पर है? क्योंकि मकसद तो चुनाव जीतना है, कोई गलत नहीं है उसमें, या उनकी ये स्ट्रेटजी थोड़ी रिस्की हो सकती है? देखिए, 2014 के जो चुनाव हुए, देश में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में उसके कुछ महीने बाद हुए। ये चुनाव ज्यादा विकास के मुद्दे पे लड़े गए और विकास के मुद्दे पे जीते गए।
नरेंद्र मोदी ने सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, नौकरियां, आर्थिक सुविधाएं, नए शहरों को बनाना, इन मुद्दों पे चुनाव जीता। वहां एक हिंदू कॉन्शियसनेस भी था, मैं मानता हूं, मगर वो थोड़ा कम था, विकास उससे बहुत ऊंचा था। तो नरेंद्र मोदी का जो मैंडेट है वो ब्रॉडली विकास का मैंडेट है, वो उससे अभी तक हटे नहीं है। मगर हाँ, ये बात है कि तरह तरह की आवाजें, कभी कभी मंत्रियों से भी, कभी कभी पार्टी से, कभी कभी अलग लोगों से जो शायद जुड़े हुए हैं संघ से, या शायद नहीं जुड़े हुए मगर लोग उनको जोड़ देते हैं, ऐसी आवाजें कभी कभी आती हैं जो शायद नहीं आनी चाहिए। और सरकार और पार्टी का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिस स्पीड से होना चाहिए और जिस जोश से होना चाहिए, वो शायद नहीं है। और ये एक गैप है जो नरेंद्र मोदी को सरकार में और अमित शाह जी को पार्टी में एक फिल करना पड़ेगा अगले कुछ महीनों में। ये अशोक जी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इसीलिए एक बार विनय जी आपके पास एक सवाल लेके आना चाहता हूं, और वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं का और प्रधानमंत्री जी का बड़ा भारी डिस्कनेक्ट है। प्रधानमंत्री ने रोहित की आत्महत्या पर जो बातें कही कि मां भारती ने अपना बेटा खो दिया, उनकी मां का मैं दर्द समझता हूं। मोदी जी का जो दर्शन है, दृष्टिकोण है, सिद्धांत है, विजन है, उससे तो बीजेपी का बच्चा बच्चा परिचित है। उसके बाद बीजेपी के सारे अधिकृत प्रवक्ता निकल करके क्या बोले, याकूब मेमन, राष्ट्र विरोधी, नक्सलवादी, मंत्री ने चिट्ठी लिखी। उसके बयान जब ये कांड हो गया, उसके बाद बचाव में इल्जाम लगाने का काम किया गया, हीलिंग टच का काम नहीं किया गया। क्या मोदी जी में और बीजेपी के लोगों में वास्तव में डिस्कनेक्ट है? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, हीलिंग टच की अगर भाषा नहीं होती तो हमारी शिक्षा मंत्री ने तुरंत एक समिति गठित करते हुए वहां किसी को भेजा नहीं होता। हीलिंग टच तो है, जो भी घटना हुई है आत्महत्या की, उसके प्रति हर किसी के मन में दर्द है, दुख है, और उसमें मगर उसके आधार पर ये जो राजनीति खेली जा रही है, उसकी ओर राजनीतिक कार्यकर्ता उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता, उसकी ओर आंखें मूंद कर देख भी नहीं सकता, क्योंकि वो चल रहा है। वो तो रोटियां सेक रहे हैं, यहां पर एक असंतोष है, उसको बुझाने की कोई कवायद नहीं। उस पर रोटियां सेकने में केजरीवाल और ममता और इनको 100% सही कह रहे हैं सर आप, विनय जी, आप 100% सही कह रहे हैं। तो फिर आप कांग्रेस विपक्ष ऐसा नहीं है, संवेदना तो बिल्कुल है सर, संवेदना के लिए मैं कह रहा हूं सर, संवेदना के लिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पर बिल्कुल हमला सही है, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, इसमें भी कोई विवाद मैं नहीं करने को तैयार हूं, मान लिया कि सेक रहे हैं। प्रश्न ये है कि बीजेपी के नेताओं ने उस दुर्घटना के बाद जो जुबान बोली, वो जुबान भिन्न है, मोदी जी की जुबान भिन्न है। 5 दिन के गैप से ये भिन्नता हमने नोटिस की है। क्या बीजेपी के लोगों को पता नहीं है कि कितना महान दृष्टि रखते हैं मोदी जी, और उसमें बीजेपी के बड़े नेता आकर के याकूब मेनन आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तोता रटंत की तरह से बोल रहे हैं सर, उस पर मैं सवाल उठा रहा हूं। नहीं, बात आपकी सही है, मगर देखिए, हमारे देश में डिस्कोर्स को आकार देने का काम अक्सर चैनलों के और समाचार पत्रों के माध्यम से होता है, और वहां पर जब आरोपों की छिटाकसी होती है, जब बेबुनियाद तरीके के विषयों को सामने लाया जाता है, तो उसका जवाब देना भी जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि संवेदना नहीं है, संवेदना है, इसीलिए तो तुरंत वहां पर एक दल भेजा गया और फिर उसके प्रति एक शोक संवेदना भी जारी की गई, मुआवजा भी देने की बात हुई। तो ये तो बिल्कुल सही है। और अभी आप न्यायिक आयोग की बात हो रही है, तो न्याय देना, सामाजिक न्याय, ये तो बिल्कुल हमारा मतलब अहम बिंदु है। मगर लोग राजनीति करते रहे और हम केवल संवेदना की बात करते रहे, ये तो नहीं होगा। रामकृपाल जी, अब थोड़ा सा विषय एक नया लेते हैं, और वो ये कि दरअसल अब गेम जो है बड़ी वाली वो यूपी की है, और अमित शाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा काम होगा वहां पर सरकार डिलीवर करना। जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं उससे वो काम वहां पर हो जाएगा, इसको आप मानते हैं? संजय जी, अभी जो बात हो रही थी उस पर मुझे 2-1 टिप्पणी करनी है, और शायद उस टिप्पणी में ही आपका यह जवाब भी मिल जाएगा। बात आज अमित शाह पर आप कर रहे थे, और जो आपने सवाल उठाए बहुत जेन्युइन है, लेकिन इस पर कांग्रेस और बीजेपी 2 लोग अमित शाह की काफी जांच रहे थे,
एक कांग्रेस उसको 0 पॉइंट दे रही है और बीजेपी के लोग 100 में 100 उसको दे रहे हैं। मेरा कहना है कि न तो इतना अच्छा है कि उनको 100 नंबर दिया जाए, न इतना बुरा है कि उनको 0 दिया जाए। दिक्कत यह है कि कांग्रेस भी अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखी है और बीजेपी जो गलतियां कर रही है वो भी कुछ नहीं सीख रही है। अभी आपके एक सवाल के जवाब में बीजेपी के नेता ने कहा कि हिंदुत्व और विकास दोनों एक साथ पर्याय हैं, वो अलग हो ही नहीं सकते। माफ कीजिएगा, मोदी जी के 19 महीनों में जो उनको आज इस हालत में पहुंचे हैं उसके लिए बहुत हद तक वो दूसरा मैनिफेस्टो जिम्मेदार है, जिसको मोदी जी के मैनिफेस्टो को हटा करके वो दूसरा जो पहले वाला मैनिफेस्टो था वो 19 महीने से लागू आप लोग करना चाह रहे हैं जी, उससे बचिए। जाहिर है इसका जवाब देंगे विनय जी। उत्तर प्रदेश में लागू की गई, शकील साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताऊं आपका नुकसान होगा। एक बात, दूसरी बात मैं कांग्रेस के बारे में कह दूं। शकील जी ने अभी कहा कि ये बहुत राज्यों में हार गए। मैं आपको बता दूं, जनवरी 85 में राजीव जी ने शपथ ली प्रधानमंत्री की और मार्च में कर्नाटक का चुनाव हार गए। कांग्रेस 2.5 महीने के अंदर चुनाव हार गई थी। शकील साहब आप नहीं कह सकते हैं कि चुनाव हारना अध्यक्ष की विफलता ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पार्टी का काम है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है शकील साहब, ये 11 करोड़ सदस्य हैं और दरअसल पार्टी को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। इस बात को मान करके थोड़ा दरअसल हम लोगों को इसको तो कोचिंग क्लास की तरह से यूज करना चाहिए विनय जी से आइडिया लेकर के। शकील साहब देखिए, अभी जो भाजपा के जो नेता है वो परिवारवाद की बात बोल रहे थे, तो हमारा तो 130 साल पुरानी पार्टी है, इसमें होगा और प्रधानमंत्री भी और अध्यक्ष पार्टी का कैडर चुनता है, प्रधानमंत्री देश की जनता चुनती है। इनके यहाँ तो जुमा 8 दिन की पार्टी है। एक आदमी इसके पहले प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने एक तरह से विवाह नहीं किया था, उनको संतानोत्पत्ति नहीं थी, तो उनके सक्सेसर को कौन चुनेगा? मोदी जी को भी जो हम लोग जानते हैं वो ये नहीं है, लेकिन जिसकी पीढ़ियों ने काम किया है देश के लिए, उसको अगर देश की जनता चुनती है, और भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जिनके बेटे बेटियां पदों पर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको मिल रहा है। तो आपकी तो बनावट ही 1980 में हुई है, तो आप यहाँ कहां से खानदानी हो सकता है? लेकिन जिन लोगों को मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं, नजर आ रहा है लोगों को। जहां तक बात है इसकी कि जीत हार की, चुनाव की जो बात होती है, वो अध्यक्ष की बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर जीत होती है तो श्रेय उनको मिलता है, और हम तो खुल के कहते हैं और लोग जानते हैं कि हमारा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जब सरकार बनती है तो एक ही होता है। ये बात सही है कि जब सरकार रहती है तो सरकार के परफॉर्मेंस पे लोगों की नजर जाती है। आज मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी का परफॉर्मेंस पे नजर जाती है, लोगों को पार्टी थोड़ा पीछे रह जाती है। बिल्कुल, लेकिन जो सच्चाई है अध्यक्ष की कि जहां हमारी सरकार राज्य सरकार नहीं है और वहां हारे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तो जिम्मेदारी जाएगी ही थोड़ी, और लोकल लीडरशिप पे भी जाती है, ये बात भी सही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। ये बिल्कुल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए, मेरा वक्त बिल्कुल समाप्त हो रहा है। अशोक जी, 15-20 सेकंड में मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिर क्लोजिंग रिमार्क के लिए हम विनय जी के पास जाएंगे। अशोक जी, सवाल यह है कि क्या बीजेपी में कंसेंसस जो चाहिए, संगठन के रूप में जाना जाता था, क्या वो चीजें बहुत व्यक्ति केंद्रित हो रही हैं? क्या अमित शाह कंसेंसस सीकर हैं या वो भी थोड़ा सा अपने हिसाब से क्लोज ग्रुप में काम करते हैं? नहीं, देखिए, हर नेता का अपना स्टाइल होता है काम करने का। जब एक पार्टी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी हो, पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, उसमें एक ऐसा जनरेशनल चेंज आता है कि एक नई पीढ़ी आती है, वो सरकार को टेक ओवर करती है, पार्टी को टेक ओवर करती है, संगठन को टेक ओवर करती है। तो ये प्रोसेस, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, बिल्कुल पार्ट ऑफ प्रोसेस है। हाँ, विनय जी, तो ये इस प्रोसेस में कुछ लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं, ये होता है, मगर अब इतिहास किस तरफ बढ़ रहा है वो तो हम देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी उनको पीछे रहना पड़ेगा, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पीछे रहना पड़ेगा, और कांग्रेस के पहले मार्गदर्शक मंडल विरोध करने के लिए
इसके जो पहले बड़ी पीढ़ी थी अडवाणी जी और वाजपेयी जी, उन्होंने वो मार्गदर्शक नहीं है संजय जी, वो मूक दर्शक मंडल है। सर मेरा वक्त मंडल है सर ये चुनौती है कि अगले 10 वर्षों के लिए वो एक नया मूक दर्शक मंडल है। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रोड्यूसर मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन का रिमार्क लेना जरूरी है। तो विनय जी 1 मिनट का समय आपके लिए रखता हूं मैं, और वो ये सवाल है कि कांग्रेस के पहले मार्गदर्शक मंडल विरोध करे, ऐसा ना होना चाहिए, और यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, आरके सिंह और कीर्ति आजाद को आप बना के रख न सके, आप बना के नहीं रख पाते। विनय जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ एक रचना है संगठनात्मक, और उसके आधार पर हम काम करते हैं। सबका साथ, उसका नाम है मूक दर्शक मंडल। ये नहीं है, ये संगठन के लिए भी है, और संगठन में भी हम इन्हीं तत्वों का आधार लेते हुए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ पार्टी का सर्वोच्च पद किसी परिवार के लिए आरक्षित नहीं है। हमने पार्टी के संगठन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया है, और पत्रकार महोदय कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ तो आपके यहाँ तो आरएसएस वाले समरसता है। आप ऐसी बात कर रहे हो, आपके यहाँ आरएसएस वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि कौन अच्छी को हम हिंदू, आप क्या बात करते हैं? सारा देश जानता है। माफ करिए, मेरा वक्त अब बिल्कुल समाप्त हुआ, लेकिन विनय जी, शकील भाई, रामकृपाल जी, अशोक जी, आप सभी का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरा कार्यक्रम अब यहीं मुझे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से विनय जी के जरिए अमित शाह जी को शुभकामनाएं।